नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। हंगामेदार रही आज विधानसभा के चौथे दिन की शुरुआत भी। आपको बता रहे कि उत्तराखंड में सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चौथा दिन है और चौथे दिन भी आज ये विधानसभा की कार्रवाई पूरी तरह से हंगामेदार रही। विपक्ष के हंगामे के बाद सत्र की एक दिन की अवधि और बढ़ा दी गई है। विपक्ष ने विधानसभा में जाने से पहले महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने महंगाई का मुद्दा उठाया। गैस सिलेंडर के कटआउट लेकर पहुंचा विपक्ष और जमकर नारेबाजी की गई। तो विपक्ष ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जाहिर की नाराजगी। तो हंगामेदार हुई विधानसभा की शुरुआत। आपको बता दें, विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे को लेकर घेरा था और हंगामेदार आज का भी दिन रहा। यही वजह थी कि हंगामा ज्यादा होने की वजह से एक दिन का जो कार्यकाल है इस पूरे सदन के इस पूरे सत्र का, उसको और बढ़ा दिया गया है। एक दिन की अवधि और बढ़ा दी गई है। हंगामेदार रही चौथे दिन की शुरुआत भी। गैस सिलेंडर से लेकर कटआउट को लेकर विपक्ष हंगामेदार रहा और विपक्ष ने आज काफी हंगामा दिखाया है। तो विपक्ष ने विधानसभा में जाने से पहले महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। रेजिडेंट एडिटर फहीम तनहा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फहीम, आज चौथा दिन है इस सत्र का, कितना कामकाज हो पाया, क्योंकि हंगामा लगातार हर दिन विपक्ष का जारी है? बिल्कुल के लिहाज से ज्यादा कामकाज तो नहीं था। कामकाज नहीं था क्योंकि विपक्ष ने कहा था कि पास कुछ मुद्दे हैं जिनको उठाना है या नहीं, तो इसलिए सदन बढ़ाया जाना चाहिए। तो लिहाजा इसलिए सदन बढ़ाया गया था। तो प्रश्नकाल हुआ और जो दूसरा कोई विधायी कार्य भी नहीं थे, कोई विधेयक और दूसरे बिल भी नहीं थे। तो लिहाजा लेकिन आज जो मुद्दे उठाए विपक्ष ने, जैसा आपने कहा कि विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे को लेकर के सदन में जाने से पहले बाहरी सड़क पर हंगामा किया, प्रदर्शन किया एक तरीके से, और सदन के अंदर जिस मुद्दे को उठाया। तो लिहाजा ये बड़ा आज विपक्ष का मुद्दा रहा है, जिस तरीके से हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं। और लगातार पिछले 2-3 दिन से अलग अलग मुद्दों को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा। और अंदर की अगर हम बात करें तो सदन में आज चूंकि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लाया गया विपक्ष की तरफ से, और 2 मुद्दे को उठाया गया, जिसमें हरिद्वार का जो बालिका के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या की दुखद घटना घटी है, उसमें कार्रवाई को लेकर के बात की गई। तो सरकार ने कहा है कि उसमें डीआईजी के नेतृत्व में एक टीम गठित होगी और वो टीम न केवल उसको परस्यू करेगी केस को, बल्कि सारे जो पहलू हैं उनकी मॉनिटरिंग भी लगातार करेगी। और एक उसमें अभी गिरफ्तार हुआ है और अभी जो दूसरा आरोपी है उसकी भी गिरफ्तारी होनी है। तो इस तरीके देखें, कुछ याचिकाएं आई और अलग अलग क्षेत्र के मुद्दे उठाए कुछ विधायकों ने, लेकिन मुख्य तौर पर ये 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए, एक दिन की अवधि और बढ़ा दी गई है। क्या कुछ काम काज ऐसा बचा है? क्या उनसे ऐसे प्रस्ताव है जिन पर अभी चर्चा बाकी, और आज क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, अब अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित हो गया है जी, समाप्त हो गया है, क्योंकि आज ज्यादा कामकाज नहीं था। जैसे मैंने कहा, तो केवल विपक्ष के मुद्दों को कुछ सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं उनकी कुछ याचिकाएं थी अपने क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों को लेकर के, वो रखी गई हैं। और अब इस समय की जो ताजा खबर है वो ये है कि अनिश्चित काल के लिए शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है। ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए फहीम, और लगातार आपसे जानकारी भी लेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें अपने दर्शकों को कि विपक्ष के ने विधानसभा जाने से पहले आज महंगाई का मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर प्रदर्शन काफी हंगामा रहा। तो फिर इस सत्र को फिलहाल अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन अभी कई प्रस्ताव हैं जो सदन के आगे रखने हैं, उनको पास कराना सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि हंगामेदार ये पूरा सत्र रहा है। अभी तक आज चौथा दिन है। और इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, ये तुरंत अपडेट मेरे पास पहुंचा है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित कर दिया है। सदन में आज नहीं हुआ कोई विधायी कामकाज। और जिस बात का जिक्र अभी फहीम भी कर रहे थे कि अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित कर दिया गया है, और ऐसे में शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है। फहीम, स्थगित कर दिया गया अनिश्चितकाल के लिए, और ऐसे में क्या ये कहा जाए कि शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है? बिल्कुल, तो शायद जैसा हम कह रहे थे कि ये शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है और जो आज का कामकाज था वो सारा ही निमट गया है। और चूंकि सरकार के पास कामकाज नहीं था, यानी विधायी कामकाज नहीं था, विधेयक नहीं थे, कल पूर्ण हो चुके थे, पास हो चुके थे। तो लिहाजा आज जो विपक्ष के मुद्दे थे उनकी चर्चा के बाद और कुछ के बाद शीतकालीन सत्र जो है वो निश्चित काल के लिए स्थगित यानी समाप्त कर दिया गया है। और इसके समाप्ति के आने वाले दिनों में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, लेकिन सत्र समाप्त हो गया है।
ऐसे में जो तमाम विधायी कार्य होने थे या फिर जो शुरुआत से ही सरकार को तमाम प्रस्तावों को पारित कराना था, वो सब काम हो गया है या कि काफी कुछ सरकार का कामकाज बचा था जो कि नहीं हो पाया? तो सर सरकार का जो कामकाज था वो समाप्त हो गया है, क्योंकि जो कामकाज था उसमें मुख्य तौर पर अगर हम कहें तो अनुपूरक बजट था जी। जिसको सरकार को लाना था, वो दूसरे दिन ही पास हो गया था। और कुछ संशोधित बिल थे इसमें, बहुत ज्यादा कोई ऐसा महत्वपूर्ण या कोई विवादास्पद बिल उस तरीके का नहीं था जिसमें समय लगता, जी। तो कुछ छोटे छोटे संशोधन होने थे। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर ले तो एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कुछ पुलिस भर्ती को लेकर के एक संशोधन होना था जो जोड़ा गया है उसकी जिम्मेदारियों में। तो इस तरीके के संशोधन थे, तो लिहाजा वो कामकाज कल ही निपट गया था और इसीलिए 3 दिन का विधानसभा का सत्र शीतकालीन रखा गया था। लेकिन आज एक दिन बढ़ाया गया तो मुद्दे उठाना चाहता था, जैसे कि आज हमने देखा है। ठीक है, फहीम आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं एक खबर यह भी है कि विधानसभा में सिडकुल रुद्रपुर में सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया गया। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण में गड़बड़ी का मामला उठाया गया। विधायक राजकुमार ठुकराल ने यूपी राजकीय निर्माण निगम पर आरोप लगाए। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़क निर्माण को लेकर यह पूरा मामला उठाया गया। विधायक राजकुमार ठुकराल ने ये यूपी राजकीय विभाग से ये मुद्दा उठाया। फिलहाल विधानसभा में ये मुद्दा उठा। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण में गड़बड़ी का ये पूरा मामला था जो कि उठाया गया। तो आपको बता दें कि 8 करोड़ का काम लेकर यूपी निर्माण निगम ने किसी दूसरे को कर दिया था सबलेट। ऐसे में सड़कों की जांच में क्वालिटी खराब पाई गई और पैसा वसूल करे सरकारी ठुकराल की तरफ से कहा गया। विवादास्पद रहने वाले यूपीआरएनएन के नियमों को ताक पर रखकर काम किया गया। पूर्व की विजय बहुगुणा सरकार में स्वीकृत 2 सड़कों का यह पूरा मामला है। 8 करोड़ का काम लेकर यूपी निर्माण निगम ने किसी दूसरे को कर दिया था सबलेट। तो ये पूरा मामला और ये विधायक के आरोप है, जो राजकुमार ठुकराल ने आरोप लगाए विधानसभा के अंदर, ये वो आरोप है। तो 8 करोड़ का काम लेकर यूपी निर्माण निगम ने, यूपीआरएनएन ने दूसरे को सबलेट किया था। तो पूर्व की विजय बहुगुणा सरकार में स्वीकृत 2 सड़कों का यह पूरा मामला रहा है। तो वहीं हरिद्वार में हुए दुष्कर्म को लेकर टीम होगी गठित, ये भी जानकारी मिल रही है। डीआईजी के नेतृत्व में टीम गठित कर होगी जांच। विधानसभा में ये मुद्दा विपक्ष ने उठाया, दुष्कर्म का मुद्दा था और यूपी की माफी चाहेंगे पुलिस की कार्रवाई में ढिलाई को लेकर जाहिर की गई नाराजगी। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने विपक्ष के सवालों पर जवाब भी दिए। डीआईजी गढ़वाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया जाएगा, मदन कौशिक ने कहा। तो हरिद्वार का मामला आज विधानसभा में उठा, दुष्कर्म का यह मामला था। फिलहाल विपक्ष के सवालों का जवाब मदन कौशिक ने दिया भी। फहीम तना हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। फहीम, आज जब ये विपक्ष ने मुद्दा उठाया हरिद्वार में दुष्कर्म का मामला, किस तरह से मदन कौशिक ने जवाब दिए, यानी कि सरकार की तरफ से क्या जवाब दिए गए इस पर? देखिए, विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि इसमें एक तो पुलिस की मिसहैंडलिंग है और लापरवाही रही है सारे मामले को लेकर के, इसमें कार्रवाई को लेकर के और अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर के। तो लिहाजा हालांकि इसमें कल तुषार एक अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है, इसके दूसरे जो उसकी कार्रवाई करने आरोप लगाया था और इस मुद्दे में सरकार की उसमें सख्ती के साथ कार्रवाई हो और बच्ची को न्याय दिलाने में पूरी तरीके से गंभीरता बरती जाए। तो लिहाजा सरकार ने, जो शासकीय प्रवक्ता और संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने सरकार की तरफ से इस बात का आश्वासन दिया है कि इसमें किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सभी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके और उनको सजा दिलवाई जाएगी सख्ती के साथ। और इसमें सदन में कहा गया है कि डीआईजी गढ़वाल मंडल उनके नेतृत्व में एक टीम गठित होगी वरिष्ठ अधिकारियों, और वो इस पर सारे मामले की परस्यू करेगी और जो सुरक्षा के मद्देनजर पर जो पीड़ित परिवार है उसके सारे पहलुओं को मॉनिटरिंग भी करेगी और लगातार इस पर नजर रखेगी। इस तरह का आश्वासन दिया है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
तो वहीं मसूरी के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत, मसूरी विधायक गणेश जोशी ने किया भव्य स्वागत। जिला अध्यक्ष रामशमशेर सिंह ने फूल माला फैलाकर स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत में निकाली गई बाइक रैली में कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ी। तो जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह ने फूल माला पहनाकर इसका स्वागत किया था। आपको बता दें कि वंशीधर भगत पहुंचे और इनका स्वागत किया गया। इनका स्वागत करने के लिए वहां पर गणेश जोशी मौजूद रहे। मसूरी दौरे पर हैं वंशीधर भगत। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में निकाली गई बाइक रैली। मसूरी दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत। तो प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में बाइक रैली भी निकाली गई। उसी दौरान की दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं बाइक रैली की, वो ये तस्वीर है। तो मसूरी दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत पहुंचे हैं। दौरे पर हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत। मसूरी का मामला जहां की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें। एक में वंशीधर भगत का जब स्वागत किया गया उस दौरान की तस्वीर, दूसरी तस्वीर बाइक रैली की, क्योंकि उनके स्वागत के लिए यहां पर एक बाइक रैली निकाली गई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झंडा तो वहीं पौड़ी में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा 1 जनवरी को काला दिवस मनाएगा। दरअसल मोर्चा पिछले लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा था, लेकिन अभी तक मोर्चे की इस मांग पर कोई कदम नहीं उठाया गया, जिससे नाराज कर्मचारी 1 जनवरी को काला दिवस मनाएंगे। महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा, पिछले लंबे समय से मोर्चा पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है, लेकिन कर्मचारियों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद कर दी गई, जिससे कर्मचारियों की सेवानिवृत्त होने के बाद भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2021 में जो उद्देश्य है उसको हम इस मुहिम को बहुत तेज करने का मतलब है। तो में हम लगातार देश में राज्यों में इस मुहिम को पूरे उत्तराखंड के कर्मचारियों को, चाहे ओपीएस कर्मचारी हो चाहे एनपीएस कर्मचारी। तो वहीं कोरोना काल के साथ साथ और उत्तराखंड में भी सर्दी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बढ़ती ठंड में राहगीरों को ठंड से बचाने के लिए शासन द्वारा रैन बसेरे की व्यवस्था कराई जा रही है, लेकिन काशीपुर रैन बसेरा अब अधिकारियों की लापरवाही पर सवालिया निशान खड़े करता है। शासन ने जगह जगह गरीबों की सुविधा के लिए रैन बसेरे खुलवाए, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में रैन बसेरों के नाम पर औपचारिकता ही निभाई जा रही है। काशीपुर में नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरे के जो हालात हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता दीपक वाली ने कहा कि काशीपुर के रैन बसेरे अधिकारियों के झूठे वादों की पोल खोलते नजर आते हैं। और रैन बसेरा को कितना इसमें बोर्ड भी होगा कहीं ना कहीं, इस पे किस कार्यदायी संस्था ने काम करा और कितने रुपए काम तबके पे जो, और रैन बसेरा को आपने कितना, इसमें बोर्ड भी होगा कहीं ना कहीं, इस पे किस कार्यदायी संस्था ने काम करा और कितने रुपए काम तबके पे जो, और रैन बसेरा को आपने कितना, इसमें बोर्ड भी होगा कहीं ना कहीं, इस पे। लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन मुख्य परीक्षा 2019 में स्नेहा नारंग राणा ने 5वीं रैंक हासिल की है। उनसे उनके संघर्ष पर बातचीत की हमारे सहयोगी पूजा यादव ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज हम जिनसे आपको मिलाने जा रहे हैं ये अब तक खास नहीं थी, लेकिन अब बहुत खास हो गई हैं। अब तक इनको घर की बहू के तौर पर लोग जानते थे, लेकिन अब इन्हें जज साहिबा कहकर पुकारेंगे। स्नेहा नारंग राणा दरअसल अब एक ऐसा नाम हो चुका है जो बहुत सी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगी। स्नेहा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया की ओर से। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये पहले आप
एकदम शादी होती है और उसके बाद में आप तैयारी शुरू करती हैं, मतलब एक बड़ा स्ट्रगल है ये कि पूरी फैमिली के साथ में परीक्षा को आपने ना सिर्फ पास किया बल्कि आपकी 5th रैंक भी है और उस 5th रैंक के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक का सफ़र कैसा रहा, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इस मुकाम को हासिल करने में आपको कितनी और किस तरह से मेहनत करनी पड़ी? जर्नी तो बहुत ही टफ रही बिकॉज ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं था, दिस वाज माय 4th अटैम्प्ट एंड ऑब्वियसली 2012 में मैंने लॉ कंप्लीट किया था, फिर उसके बाद कोचिंग करी। पर सबसे बड़ा मेरे साथ जो मुझे लगा मेरे साथ क्या, बहुत सारी फीमेल्स के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अर्ली मैरिज होना, मतलब लाइक 23 में आई गॉट मैरिड और एकदम से देन आई हैव टू प्लान ऑल्सो, फिर बेबी हुआ, मेरा बच्चा हुआ, देन वो इतनी ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड दिस। बट उस टाइम पे आई वॉज बिट इन टू डिप्रेशन बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिकम जज, मुझे जज बनना था या मुझे कुछ करियर में कुछ ना कुछ करना था। मैं नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ बास्केटबॉल की, पर मुझे हमेशा से था कि मुझे कुछ करना है प्रोफेशनली, मुझे अपने लिए एक स्टैंड लेना है, आई वॉन्ट टू बी एम्पावर्ड। बट फिर वो सपना थोड़ा टूटता हुआ लगा बिकॉज मैरिज के बाद और बच्चे के बाद इट वॉज इम्पॉसिबल। बट हाँ, जैसे कि बोलते हैं कि हर आदमी सक्सेसफुल जो आदमी होता है उसके पीछे एक औरत होती है। फॉर मी आई विल से कि मेरे लिए मेरे हस्बैंड जो हैं ही वॉज बिहाइंड मी ऑलवेज, और उन्होंने ही मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बोला कि नहीं, यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट, यू कैन डू इट। तो वो एक पॉजिटिविटी थी, तो वो हमेशा वो एक रहा कि हाँ करना है करना है। फेलियर्स आए बहुत, बट वो डिटर्मिनेशन अंदर अपने अंदर था कि करना है चाहे कुछ हो जाए। बहुत सोसाइटल सेटबैक देखा, बहुत कुछ सुना कि सोसाइटी से कि घर में तो रहती नहीं है, घूमती है, ये करती है, बट दे डोंट नो वेयर आई गो बिकॉज घर में पढ़ाई नहीं हो सकती, बाहर जाके ही पढ़ना पड़ेगा। इवन मैंने हॉस्टल्स में रही, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोचिंग करी और वहाँ पर दिल्ली में रहना, आपको पता ही है कि वहाँ रहना है। एंड देन बच्चा मेरा 6 months का था, मुझे उसको छोड़ के जाना पड़ा बिकॉज उस टाइम मेरा मेंस था। तो इंटरव्यू में यूपी के भी फेस कर रही थी, उत्तराखंड के भी फेस करे, पर कुछ मार्क्स से मेरा हमेशा जो रह रहा था। बट बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता था और सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता था कि जब आपको फेलियर हो रहा है तो नोबडी इज़ अराउंड यू, आपके पास कोई नहीं है, कुछ अच्छा, सिलेक्टिव आपके साथ तो प्लस पॉइंट है कि उस फेलियर से आपने खुद को कमजोर नहीं होने दिया, इनफैक्ट आप हर बार खुद को और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आगे लेकर आई और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। और हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो वो आपका स्ट्रगल आपकी आंखों में, आई कैन फील दैट, क्योंकि वो आपकी जो आंखें नम हो रही हैं वो आई कैन फील कि जब आपके सामने इतने सारे चैलेंजेस होते हैं और आपको उससे पार पाकर अपने बच्चे को छोड़कर जाना, इट्स अ वेरी टफ जॉब कि बच्चों को छोड़कर आप बाहर जाएं। और मतलब मैं सच में आपको देखकर, यू आर सच एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट्स ऑफ वुमेन। थैंक यू वेरी मच। और सबसे ज़्यादा मैं अगर बोलूँगी ना, हार्ड वर्क, मतलब मेरी जर्नी में मैंने तो चलो स्टडी करी, मेहनत करा, बट मेरी मदर इन लॉ का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था बिकॉज उनको घर, येस आई एम वेरी लकी बिकॉज घर का काम करना, बच्चे को संभालना, एवरीथिंग शी वॉज डूइंग। क्योंकि मैं घर में काम नहीं कर सकती, अगर मेरे पेपर है तो मुझे 12 से 13 घंटा पढ़ना है, तो मैं काम नहीं करती थी, काम सब उनके ऊपर छोड़ती थी, इवन मैं कुछ नहीं करती थी सच बताऊँ तो, और पढ़ती थी। बट ये था कि उसके साथ मैंने नेट क्वालिफाई करा, 2 बार नेट क्वालिफाई किया, मैं लेक्चरार भी हूँ, पढ़ा भी रही थी पार्ट टाइम एंड ठीक है, मतलब लेट आई सक्सेस, बट उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत चीज़ मैंने अकम्प्लिश करी। आई विल नॉट से कि दिस वॉज अ फेलियर, इट इज़ अ ग्रेट सक्सेस फॉर मी। अच्छा, अभी आगे जो और वुमेन जो इस वक्त आपको सुन रही हैं, क्योंकि बहुत सारी वुमेन उत्तराखंड जैसे राज्य से आकर इस तरीके से शादी के बाद में इतना सब फैमिली के साथ में भी सेक्रीफाइस हो गया ये, तो आप बाकी की और महिलाओं को क्या आप एक संदेश देना चाहेंगी? सबसे मेन जो मेरा संदेश यही रहेगा कि अगर आपके कोई ड्रीम्स है, बिकॉज हर वुमेन, या चाहे वुमेन हो या मेल हो, फीमेल मेल जो भी, सबके अपने ड्रीम्स होते हैं। अगर ड्रीम्स को पूरा करना है, फर्स्ट यू हैव टू ड्रीम, सपना देखना पड़ेगा और उसके डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि मैंने घर पे रह के ही पढ़ाई करी है, अभी 1-1.5 साल 2 साल तो मैंने घर पे रह के ही पढ़ाई करी है, और मैंने देखा है कि घर पे रह के भी बच्चे के साथ आप टाइम निकाल सकते हो। बस उसमें है कि आपको रात को ही शेड्यूल आउट करना पड़ेगा कि अगले दिन मुझे क्या करना है, क्या सब्जी बनेगी, क्या खाना है, और किस टाइम आई हैव टू गेट फ्री, और मुझे कितना पढ़ना है। चाहे कोई रिलेटिव आए, रिश्तेदार आए, आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप बन जाओगे तो ये सब आप उन्हीं के लिए कर रहे हो ऑब्वियसली। तो वो टाइम मैनेजमेंट जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सबकी लाइफ में, मुझे लगता है
अगर वो आप कर पा रहे हो तो। अच्छा, अभी जो आपको लोग बहुत सारे ताने मारा करते थे कि कहाँ जाने बाहर रहती है, अभी तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे होंगे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए। हाँ, अब तो एवरीबडी इज़ हैप्पी, बहुत खुश हैं, सब अच्छा है। और वो भी ठीक है, मैं उनको गलत नहीं कहूँगी, बिकॉज सोसाइटी है, सोसाइटी का परसेप्शन है, और प्लस वो सोसाइटी में जिस माहौल को देखते हैं तो उनका वैसा ही दिमाग चलता है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, कहते हैं कि अगर आप हिम्मत रखते हैं और अगर आप में जज्बा है अपने ख्वाबों को पूरा करने का, अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपको उड़ान भरनी है, तो उस उड़ान में रोड़े भले ही आ सकते हैं लेकिन मुकाम जरूर हासिल होता है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ पूजा यादव, नमस्ते। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पंचायत प्रतिनिधियों का लगातार यहां पर जो खबरें आ रही हैं उनसे जुड़ी हुई दूसरा दल भी डोईवाला पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर पंचायत प्रतिनिधियों का दूसरा दल पहुंचा डोईवाला। ग्राम पंचायत की गतिविधियों के बारे में लेंगे जानकारी। दल के 31 सरपंच डोईवाला के पंचायती राज के बारे में जानकारी लेंगे। तो 31 सरपंच डोईवाला के पंचायती राज के बारे में लेंगे जानकारी। जम्मू कश्मीर पंचायत प्रतिनिधियों का दूसरा दल पहुंचा डोईवाला। ग्राम पंचायत की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेंगे। दल के 31 सरपंच डोईवाला के पंचायती राज के बारे में लेंगे जानकारी। फिलहाल पंचायत में होने वाले कार्यों को सीखकर अपने पंचायतों में धरातल पर उतारेंगे। आज की डेट में वो पहले वो 50 डेप्सी का है, जैसे उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग का, ये हमारे यहाँ 50% का इसका है कि 50 हमारे यहाँ टॉपोग्राफी है जो डिफरेंट टाइप की। कश्मीर काम जो है वो दिसंबर तक खत्म हो जाने चाहिए, मतलब दिसंबर के बाद चारों ओर से फारस में गिरे हुए हैं। हमें उधर पाइपलाइन लेनी है, बिजली की तारें लेनी है, हर जगह हमें फॉरेस्ट रोकेगा। 3 साल मैंने घर छोड़कर रखा बिल्कुल। तो डीएम भी हमारे पीवी पुरुषोत्तम जी आज की डेट में वो पहले वो पीएम 50 डेप्सी का है, जैसे उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग का, ये हमारे यहाँ 50% का इसका है कि 50 हमारे यहाँ टॉपोग्राफी है जो डिफरेंट टाइप की। कश्मीर काम जो है वो दिसंबर तक खत्म हो जाने चाहिए, मतलब दिसंबर के बाद चारों ओर से फारस में गिरे हुए हैं। हमें उधर ग्राम पंचायत बड़कोट में जम्मू कश्मीर से जो निर्वाचित सरपंच आए हैं उनका यहाँ पर शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम 5 दिवसीय चल रहा है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। इनको हमने आज जैसे यहाँ पर बड़कोट में लेके आए हैं। 31 सरपंच हैं और यहाँ की ग्राम पंचायत पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उसकी जानकारी जम्मू कश्मीर के जो सरपंच हैं उनको देना है। ग्राम पंचायत बड़कोट में जम्मू कश्मीर से जो निर्वाचित सरपंच आए हैं। मेरा नाम उत्तम चंद है, पंचायत संदरून है मेरी, ब्लॉक बनी है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ है, J&K से आया हूँ। तो मैं अपनी J&K गवर्नमेंट का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमें उत्तराखंड यहाँ सीखने के लिए भेजा, और यहाँ के उत्तराखंड की देवभूमि के लिए मैं नमन करता हूँ कि उत्तराखंड के जितने भी उप अधिकारीगण जितने भी हैं इन्होंने हमें अच्छा यहाँ पे एक ऐसे माहौल में लाया और ऐसे काम के बारे में बताया कि यहाँ के काम और डेवलपमेंट के काम जो हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो मिली थी पीछे से गाइडलाइन के वहाँ जाके सीखोगे। हमारा तो जम्मू कश्मीर में नया पंचायती राज चला है, अभी नया काम शुरू हुए, नई इलेक्शनें होने जा रही हैं, नया सिस्टम बन रहा है। तो हमारा 3 टायर सिस्टम इस बार बनने जा रहा है। तो हम ये उत्तराखंड में ये सीख के जाएंगे कि जैसे यहाँ की पंचायती राज बना है, यहाँ पे पंचायतें चल रही हैं, तो हम पूरी आशा करेंगे कि हम जम्मू कश्मीर में जाके इसी तरीके से अपने जम्मू कश्मीर की पंचायती राज को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करें। तो इसी के साथ देवभूमि में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।